हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्लास 10th का कक्षा 10 का चैप्टर 5 जीवन प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं क्या 10 भागों में डिवाइड किया है इस वीडियो को। हर एक सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट। आओ शुरू करते हैं। जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं? वे मूल क्रियाएं सजीवों के शरीर में होती हैं और उन्हें जीवित रखती हैं। जीवन प्रक्रिया कैसे कौन कौन सी होती हैं? जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? वे ऐसी प्रक्रियाएं जो शरीर में होती हैं और किसी भी जीवित एनिमल को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। जीवन प्रक्रियाओं के चार उदाहरण दीजिए। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चार उदाहरण है जीवन प्रक्रियाओं के। पोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। पोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 4। श्वसन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, उसे श्वसन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5। उत्सर्जन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। परिवहन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरण होता है। परिवहन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरण होता है। प्रश्न संख्या 7। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषित कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, उसको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। परपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उसको क्या है? परपोषी कहा जाता है। वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उसे क्या है? परपोषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9। स्वपोषी पोषक का एक उदाहरण दीजिए। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को क्या स्वपोषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10। परपोषी पोषण का एक उदाहरण दीजिए। जंतु पौधे या अन्य जंतुओं को खाकर। प्रश्न भाग 2 में हम पहुंच गए। पोषण प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। 6CO2 प्लस 6H2O से बनता है 6C6H12O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 13। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चार चीजें बताइए। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चार चीजें हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ये चार चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती हैं। प्रश्न संख्या 14 कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किस रूप में प्रवेश करती है? गैस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में गैस के रूप में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 15। जल पौधों में किस रूप से प्रवेश करता है? मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित होकर। प्रश्न संख्या 16। क्लोरोफिल क्या है? हरे पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रश्न संख्या 17। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 18। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस का नाम बताएं। ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण के दो उत्पाद बताइए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दो उत्पाद बताइए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 20। प्रकाश संश्लेषण के दो अभिकारक बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभिकारक क्या होते हैं? जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दो अभिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब हम भाग 3 में मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 21। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह गुहा से। प्रश्न संख्या 22। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है।
प्रश्न स्टाइलिन एंजाइम किससे पचाता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 20 अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 25 HCl का कार्य क्या है? भोजन का अम्लीय को अम्लीय बनाना और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। प्रश्न संख्या 26 आमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पेप्सिन। प्रश्न संख्या 27 पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रश्न संख्या 28 छोटी आंत में कौन सा एंजाइम स्रावित है? ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज। ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज। प्रश्न संख्या 29 अग्नाशय पैंक्रियाज किस एंजाइम का श्रवण कर? ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज। प्रश्न संख्या 30 लीवर किस रस का श्रवण करता है? बाइल जूस, पित्त रस। अब हम भाग 4 पाचन और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पर क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 31 पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना। प्रश्न संख्या 30 इमल्सीकरण किसे कहते हैं? वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 32 इमल्सीकरण किसे कहते हैं? वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 34 छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित उंगली जैसी वर्णक को कहते हैं विलयी दीर्घरोम। दीर्घरोम। प्रश्न संख्या 35 दीर्घरोम का क्या कार्य होता है? बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना। प्रश्न संख्या 36 बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। प्रश्न संख्या 37 अमीबा में भोजन किस अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है? सीडोपोडिया द्वारा। प्रश्न संख्या 38 अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रेत या फूड वैक्यूल में। प्रश्न संख्या 39 पादपों में पोषक तत्वों का संचयन कहाँ पे होता है? पत्तियों, तनों, जड़ों और बीजों में। प्रश्न संख्या 40 मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार बताइए। इंसाइजर, कृंतक, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक मतलब इंसाइजर, रदनक कैनाइन्स, अग्र चवर्णक प्रीमोलर, चवर्णक मोलर्स। प्रश्न अब भाग 5 में हम श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। श्वसन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होकर ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 श्वसन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होकर ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखिए। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 प्लस ऊर्जा। प्रश्न संख्या 43 वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। प्रश्न संख्या 45 वायु श्वसन के उत्पाद बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। प्रश्न संख्या 46 अवायु श्वसन के उत्पाद बताइए। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा या लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। प्रश्न संख्या 46 मनुष्य में श्वसन अंगों के नाम बताएं। नासिका, श्वास नली, फेफड़े। प्रश्न संख्या 48 मनुष्य के फेफड़ों में वायु की थैलियों को क्या कहते हैं? कूपिकाएं, एल्वियोलाई। मनुष्य के फेफड़ों में वायु की थैलियों को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। प्रश्न संख्या 49 कूपिकाओं का क्या कार्य है? गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान। प्रश्न संख्या 50 श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम भाग 6 परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 51 मनुष्य के हृदय में तंत्र में के अंग कौन कौन से? हृदय रक्त वाहिनी या रक्त। प्रश्न संख्या 50 रक्त के 4 घटक बताएं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 50 रक्त के 4 घटक बताएं। रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 53 लाल रक्त कणिकाओं का कार्य बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 54 श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताइए। रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना। प्रश्न संख्या 50 श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताइए। रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना। प्रश्न संख्या 55 प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। रक्त को थक्का बनाने में सहायता करना। प्रश्न संख्या 56 प्लाज्मा का कार्य बताइए। पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 57 धमनी किसे कहते हैं? वह रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है उस
प्रश्न संख्या 50 शिरा किसे कहते हैं? वह रक्त वाहिनी जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती है। प्रश्न संख्या 59 कोशिका किसे कहते हैं? वह पतली रक्त वाहिनी का जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। प्रश्न संख्या 60 मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, 2 अलिंद 2 निलय। अब भाग 57 में हम पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट करेंगे। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पादपों में भोजन परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक किस दिशा में परिवहन करता है? जड़ से पत्तियों की ओर, ऊपर की ओर। फ्लोएम ऊतक किस दिशा में परिवहन करता है? पत्तियों से जड़ की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर, दोनों दिशाओं में। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों के रंध्रों में से जल वाष्प के रूप में जल का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों की पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 66 यह जल के परिवहन में सहायक होता है और पौधों को ठंडा रखता है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? यह जल के परिवहन में सहायक होता है और पौधों को ठंडा रखता है। प्रश्न संख्या 67 पादपों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 68 रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की एपिडर्मिस में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के एपिडर्मिस। प्रश्न संख्या 69 रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्षक गॉड सेल के द्वारा। प्रश्न संख्या 70 पादपों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कब होता है? दिन के समय, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और रात के समय श्वसन के दौरान। उत्सर्जन भाग 8 में हम क्या उत्सर्जन करेंगे? उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 71 उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न संख्या 72 मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के अंग बताइए। वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। प्रश्न संख्या 72 मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के अंग बताइए। इसका आंसर है वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। प्रश्न संख्या 73 वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को छानकर मूत्र बनाना। वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का रक्त को छानकर मूत्र बनाना। प्रश्न संख्या 74 मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। प्रश्न संख्या 75 मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मूत्राशय में। प्रश्न संख्या 76 नेफ्रॉन किसे कहते हैं? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77 मूत्र में मुख्यतः कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होता है? यूरिया। प्रश्न संख्या 78 यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर में। प्रश्न संख्या 79 पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? रंध्रों द्वारा, पत्तियों के गिरने से, फलों और छाल के माध्यम से। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? रंध्रों द्वारा, पत्तियों के गिरने से, फलों और छाल के माध्यम से। प्रश्न संख्या 80 पादपों में उत्सर्जित होने वाले दो पदार्थ बताइए। गोंद, रेजिन। प्रश्न संख्या भाग 9 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न संख्या 81 हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन से बंधता है। हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन से बंधता है। प्रश्न संख्या 82 हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रश्न संख्या 83 रक्त समूह के नाम बताइए। ए बी, ए बी, ओ 4 रक्त समूह होते हैं। प्रश्न संख्या 84 सार्वत्रिक दाता कौन है? वो रक्त समूह। प्रश्न संख्या 85 सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है? ए बी रक्त समूह। प्रश्न संख्या 88 लसिका लिम्फ क्या है? एक हल्के पीले रंग का तरल जो रक्त के प्लाज्मा से बनता है। एक हल्के पीले रंग का तरल जो रक्त के प्लाज्मा से बनता है। प्रश्न संख्या 87 लसिका का क्या कार्य है? पोषक तत्वों और हार्मोन्स का परिवहन करना है, रोगाणुओं से लड़ना है। प्रश्न संख्या 87 लसिका का क्या कार्य है? पोषक तत्वों और हार्मोन्स का परिवहन करना, रोगाणुओं से लड़ना। प्रश्न संख्या 88 हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है? सामान्यतः 70 से 72 बार प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 89 रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या करते हैं? स्फेगमेनोमीटर। प्रश्न संख्या 90 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट।
भाग अवधारणात्मक प्रश्न, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 91, पाचन क्रिया में एंजाइमों का क्या महत्व है? पाचन क्रिया में एंजाइमों का क्या महत्व? एंजाइम जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 90, श्वसन और दहन में क्या अंतर? श्वसन कोशिका के अंदर एंजाइमों की सहायता से होता है, जबकि दहन बाह्य प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 93, वसा के पाचन में पित्तरस क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह वसा का इमल्सीकरण करके एंजाइम के कार्य को आसान बनाता है। प्रश्न संख्या 93, वसा के पाचन में पित्तरस क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह वसा या का इमल्सीकरण करके एंजाइम के कार्य को आसान बनाता है। प्रश्न संख्या 94, छोटी आंत लंबी क्यों होती है? भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण के लिए पर्याप्त समय और सतह छेद प्रदान करने के लिए। प्रश्न संख्या 95, धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें उच्च दाब पर रक्त बहता है। प्रश्न संख्या 96, सिराओं में कपाट बॉल्व क्यों होते हैं? रक्त की एक ही दिशा में बहने को सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न संख्या 97, पादपों में जाइलम ऊतक मृतक क्यों होता है? क्योंकि मृत कोशिकाएं जल के पहरे में अधिक कुशल होती हैं। प्रश्न संख्या 98, पादपों में फ्लोएम ऊतक जीवित क्यों होता है? क्योंकि भोजन के सक्रिय परिवहन के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 99, वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है? नेफ्रॉन में छनन, पुनः अवशोषण और श्रावण के द्वारा। प्रश्न संख्या 100, जीवन प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखती हैं और जीवन को संभव बनाती हैं। तो गाइस यह 100 प्रश्नोत्तरी आपको अध्याय 5 जीवन प्रक्रिया की पूरी तैयारी में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।